हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। साथियों, आज हम फिर से आपके सामने 200 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में 100% लाभदायक होने वाला है। साथियों, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के लिए और काफी सारा प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और इस क्लास से 200 क्वेश्चंस लाए गए हैं इस क्लास में, जो आपके एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चंस फिक्स करेगा आज की क्लास से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुप भाई बहन दोस्त सभी के पास शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों, मैं बता दूं, पीडीएफ अगर लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पे आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। तो आज हम लोग बायोलॉजी के 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, पहला नंबर सवाल है और सभी आंसर को यहाँ पे हाईलाइट करके लाया गया है ताकि सुपर फास्ट रिवीजन हो सके और बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला नंबर सवाल आपसे बोला जा रहा है साथियों कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, यानी हवा के द्वारा जो फूल परागित हो रहे हैं वैसे फूल को हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, उसका जरा जवाब बताइएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को यहाँ पे क्या कहा जाता है? कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि हवा के द्वारा परागित, तो आपका ध्यान हवा की ओर नहीं भटकना चाहिए। जी हाँ साथियों, हवा की ओर नहीं भटकना चाहिए। हवा तो लिखा रहता ही है निश्चित रूप से, ये आपसे नहीं कहा जाएगा कि वायु के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। ऐसा सवाल बिल्कुल भी नहीं बनता है। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल बनेगा कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं? उसे वायु परागित कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागित। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल माने जाते हैं, एमबीबीआई क्वेश्चंस माने जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हवा पर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, गलत हो जाएगा। वायु परागित उसको कहते हैं जो हवा के द्वारा परागित होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। यानी जो परागकण होता है क्या होता है? जब हवा की झोंके आती है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, स्त्री केसर है, इसमें क्या है, स्त्री केसर है। जब हवा की झोंका आती है तो ये उड़कर क्या होता है, इसके ऊपर आ जाता है। तो ये हवा के द्वारा परागित हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं हवा परागित। तो ये वायु परागित को बोलते हैं, लेकिन हवा के द्वारा क्या होता है, परागित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फाइनली इसका आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है और हम इसे 2024 के लिए भी गेस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं 100%। क्लियर है सभी का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। दूसरा नंबर सवाल है कि अनुन्मूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुन्मूल्य पुष्प निश्चित रूप से कैसे होते हैं? स्वपरागित, परपरागित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जरा कॉन्सेप्ट समझिए। अनुन्मूल्य कहने का मतलब क्या होता है? इस प्रकार का ये फूल होता है, ठीक है, इस प्रकार का मान लीजिए फूल होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर और अच्छे से बनाते हैं। इस प्रकार का मान लीजिए कोई फूल है, तो इसमें होता क्या है, थोड़ा और अच्छा से बनाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, इस प्रकार का। तो इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जो होता है एक ही पुष्प के अंदर होते हैं, यानी वो क्लोज होते हैं, खुले हुए नहीं होते हैं। तो होता क्या है, नर और मादा अंदर ही संलयन करते हैं, युग्मनज युग्मक जो भी यहाँ पे प्रोसेस चलता है वो होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुन्मील्य, यानी उसके अंदर ही सारे प्रोसेस हुआ। तो निश्चित रूप से होगा वो स्वपरागित, क्योंकि दूसरा परागकण उसमें जा नहीं सकता, क्योंकि वो खुला है नहीं, वो क्लोज रहता है, इस प्रकार का रहता है। तो उसको स्वपरागित निश्चित रूप से होना पड़ेगा। पर परागित यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। जब पर परागित कट गया, गलत हो गया, तो ए और बी दोनों नहीं हो सकता, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आंसर ए बिल्कुल राइट है। स्वपरागित पुष्प को हम लोग अनुन्मूल्य पुष्प निश्चित रूप से बोल सकते हैं। 100% राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर सवाल और काफी बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। निश्चित रूप से ये 10-15 दिन बाद जो आपके एग्जाम आ रहे हैं उसमें 100% छपने की संभावना है। कहता है एंटोमोफिलिस, एंटोमोफिलिस पुष्पों में परागकण का माध्यम होता है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग बड़ा क्वेश्चन बनता है। एक होता है एनेमोफिली, क्या होता है? एक होता है एनेमोफिली होता है एक प्रकार का। एनेमो और एंटोमो और एनोमो में अंतर है। एनोमो हम लोग हवा जब द्वारा परागित होता है उसको हम लोग एनोमोफिली बोलते हैं, लेकिन एंटोमोफिली हम किसको बोलते हैं? जब कीट के द्वारा। यहाँ पे एंट आ रहा है, एंट मतलब चींटी होता है। क्या होता है? चींटी होता है, आपको पता है। तो ये जो होता है कीट के द्वारा क्या होता है, एंटोमोफिली में पुष्पों में क्या होता है, परागन का माध्यम होता है, जिसको हम लोग कीट के द्वारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है।
तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। परागकण होता है, बताइए। काफी बार मैं ये क्वेश्चंस को कराया हूं, लेकिन काफी बार कंफ्यूज भरा सवाल ये रहता है। जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप 100% में 90% इसमें गलत ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। तो परागकण कैसा होता है? अगुणित, जिसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में कैसे लिखते हैं? अगुणित को एन से लिखते हैं। द्विगुणित को कैसे लिखते हैं? 2n से लिखते हैं। और थ्री गुणित की बात करता है तो 3n से लिखते हैं, आपको पता है। चतुर्थ गुणित मतलब 4n। ये बायोलॉजी का लैंग्वेज है। क्या है? बायोलॉजी का लैंग्वेज। तो परागकण जो होते हैं वो कैसा होता है? अगुणित होता है, यानी एन होता है। जब मादा युग्मक इसके पास आता है, वो भी क्या लेके आता है? एन लेके आता है। आपस में युग्मनज होता है, युग्मनज बनता है, मतलब 2n बनता है। युग्मनज किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन प्रक्रिया द्वारा। तो ये काफी प्रोसेस इसकी होती है, याद रखिएगा। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सुपर फास्ट क्लास रखा है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे बारीकी से सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। 5वां नंबर सवाल है कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज की थी। बताइएगा, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था? कामेरेंसिया ने, नवास्चिन ने। तो लैंगिक जनन की जो खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। काफी बार ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है टेपिटम्स का कार्य बताइए। जी हाँ साथियों, टेपिटम का कार्य है। क्या है टेपिटम का कार्य? जरा ये क्वेश्चंस का जवाब सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे कि टेपिटम का कार्य यहाँ पे क्या है। सुरक्षा देना, पोषण देना, श्वसन, या उपरोक्त में से सभी। तो बताइएगा, टेपिटम का यहाँ पे कार्य होता है, सबसे मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो पोषण। क्या होता है? टेपिटम क्या होता है? यहाँ पे पोषण देने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिका, क्या पूछा है? अगुणित मतलब एन, कोशिका यानी सेल की बात यहाँ पे की है। संयोजन की प्रक्रिया, सीनोगेमी, कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, या सीनोगेमी। तो आपको पता है, हमने यहाँ पे हाईलाइट करके सिर्फ आंसर को लाया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिए, ये पीडीएफ आपको इतना जल्दी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कुछ देरी इसमें लगेगी, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को बारीकी से कर ले। यहीं पे एक बार नहीं तो दोबारा वीडियो को जरूर देख ले। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? काफी बार पूछे गए क्वेश्चंस में से एक है ये, और काफी बार इसे एमबीबीआई क्वेश्चंस और गेस्ट क्वेश्चंस सभी टीचर इसको करते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा काफी बार ये पेपर में सवाल आते हैं। मान लीजिए कि हर एक साल ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बीज चोल किसका खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। एक बार की बात है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम ने इसका आंसर गलत दिया था। जब इस पर बवाल मची थी तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आया था, और काफी यहाँ पे इसमें कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन रहता है। जायफल जो होता है साथियों, उसका भी हम लोग बीज चोल खाते हैं, लीची के खाते हैं, लेकिन काफी बार इसका ऑप्शन नंबर खाली बी दिया था, यानी लीची। लीची आपको पता होगा, ऊपर से एकदम पतली सी परत चढ़ी होती है, जिसको भी हम लोग क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो यही बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल कहने का मतलब कि अंदर में जो बीज रहता है, ऊपर से क्या रहता है? उसका गुदेदार पदार्थ रहता है, उसी को बीज चोल कहते हैं। तो उसमें जायफल, लीची और शरीफा, इनमें से सभी का क्या किया जाता है? बीज चोल को खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में, हाईलाइट क्वेश्चंस है और बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? जरा बताइएगा कि कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन है? जो कीटों को खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीटभक्षी। तो जरा बताइएगा, ड्रोसेला और नेपेंथिस, ए और बी दोनों, या हाइड्रा, हाइड्रिला। तो हाइड्रिला ये क्या होता है? पानी में पाया जाता है। कहां पे होता है? पानी में। लेकिन बात करें यहाँ पे कीटभक्षी पौधे की, तो ड्रोसेला और नेप्थेनिस जो है, दोनों क्या है? एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका एनसीईआरटी में जब आप डायग्राम देखेंगे, कहां पे? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में डायग्राम देखिएगा, सभी का डायग्राम वहां पे दिया गया है, और बारीकी से लाइन बाय लाइन लिखा गया है कि कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन है। तो ड्रोसेला और नेफेंथिस का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले फल केंद्रक की संख्या कितनी है? मिसप्रिंट है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक की संख्या पूछा गया है। 7 कोशिकीय और 5 केंद्रकीय अवस्था होती है। केंद्रक की संख्या पूछेगी, बताइएगा कितना? 5 बताइएगा। सेल की अवस्था अगर पूछेगी तो 7 कोशिकीय और 5 केंद्रकीय अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, कहता है किसमें इंडोस्पर्म करा तथा सेलुलोज हो जाता है? सेलुलोजिक हो जाता है। एंडोस्पर्म यानी अंत स्पर्म की यहाँ पे बात किया गया। आम, नारियल, या आइवरी वेयर,
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आइवरी बेड बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, काफी बार ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज कमेंट योर राइट आंसर। हरा नारियल यानी डाब, हरा नारियल आप लोगों ने देखा होगा जिसका आप लोग पानी पीते हैं, वही की निहित दूधिया जल जो उसमें होता है जिसका हम लोग सेवन करते हैं, उसमें आखिर क्या पाया जाता है? लिक्विड चैलेजा पाया जाता है, लिक्विड न्यूक्लियस ग्रैंड मेंबर पाया जाता है, या डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म्स। बिल्कुल राइट है यहाँ पे, फ्री न्यूक्लियस भ्रूणपोष क्या होता है उसमें पाया जाता है, जो काफी पोषणदायक होता है, काफी उसमें पोषण भरा रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो काफी फायदेमंद ये होता है। नारियल का जो पानी होता है इसमें डीजेनरेटेड लिक्विड होता है जो फ्री न्यूक्लियर एंड एंडोस्पर्म पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। कभी कभी जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार हिंदी का इंग्लिश में छाप के मिल सकता है, तो एक दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी रहना चाहिए, काफी अच्छी बात रहेगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कई ऐसे वर्ड है बायोलॉजी में जो हिंदी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। चलिए जरा 13 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। कहता है कि मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे कितना दिया है? 14 है। सिनर्जिटिस में इसकी संख्या क्या होगी? अगर मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे 14 है तो इसमें क्या होगी? तो 7 होगी, आधा रहता है। अगर मूल कोशिका में 14 दिया और सिनर्जिटिस में पूछा गया तो इसका हाफ कर दीजिए, यानी 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है। सुपर फास्ट रिवीजन का 14 नंबर सवाल, फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। कहता है कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म्स को कहते हैं। मक्का का स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिया गया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसको जब डिटेल्स में पढ़ाया जाता है तो 4 लेक्चर्स में सिर्फ वो डायग्राम क्लियर होता है। तो मक्का में जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूरोन भीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूरोन भीति बोलते हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी बार पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बिहार बोर्ड के हिसाब से। तो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म्स की बात करेगा वो भी मक्का में, तो किसको मारिएगा? एल्यूरोन भीति को मारिएगा। ऑप्शन नंबर डी को अपने माइंड में घुसा लीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? आपको पता होगा एक अर्धसूत्री, मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, काई कोशिका जिसे हम लोग मानते हैं, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है प्यारे साथियों, तो ये 4 भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है? 4 भागों में टूटता है। एन जिसको कहते हैं, फिर से ये भी एन, एन और एन, मतलब एन प्रकार के 4 भागों में टूटता है। अर्धसूत्री विभाजन कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि नर कोशिका सिर्फ अर्ध, मतलब क्या होता है? अर्ध के बारे में जब आप सोचिएगा तो पता चलेगा आपको कि किसी वस्तु को सिर्फ आधा कर देना ही अर्ध है, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ही होता है एक कोशिका को 4 बराबर भागों में बांट देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल 4 बिल्कुल राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएमसी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं। एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, ठीक है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या होगी तो 36 होता है। 24 और प्लस 12 कितने हो जाएंगे साथियों? टोटल के टोटल 36 हो जाएंगे, यानी उसका डेरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। 17 नंबर सवाल है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक का नाम बताइएगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक का नाम जरा बताइएगा। स्लेडन एवं स्वान है, हर्टविग है, अरस्तु है, वान वीर है। सभी का जवाब आना चाहिए। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वान वीर को कहा जाता है। प्यारे साथियों किसको कहा जाता है? वान वीर को हम लोग क्या बोलते हैं? वान वीर, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के यहाँ पे जनक कहे जाते हैं वान वीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल है और थोड़ा लंबा क्वेश्चन से जूम आउट करना पड़ेगा। एस्ट्रियोवेल्थस कुथियाना, इसका नाम एनसीईआरटी में काफी जिक्र किया गया है, अच्छी हेडलाइंस में जिक्र किया गया है और काफी खूबसूरती के साथ इसे पढ़ा भी जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चंस को यहाँ पे सेट करता है ऐसे क्वेश्चंस को तो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऑप्शन चेंज करने लायक क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं बनता। कहता है एस्ट्रोवेल्थियस कुथियाना
जिसे हम लोग नीला कुरिंजी के नाम से जाना जाता है। ये साथियों 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से होकर गुजरता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, टोटल के टोटल यहां से यहां तक टोटल एनसीईआरटी का लाइन है। जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो टोटल आपको मिलेगा। तो 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण होता है उसका, किसका? एस्ट्रोवायलेंथस कुथियाना का, जिसको हम लोग नीला कुरेंजी बोलते हैं। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प निकला था। यानी 2006 में जब आप 12 को जोड़ेंगे कितना होगा? 18। जब एनसीईआरटी अपडेट हुआ है, नया एनसीईआरटी आप जब लीजिएगा तो उसमें न्यू अपडेट आएगा कि 2018 में क्या हुआ था, वहां पे फिर से पुष्पीकृत हुआ। लेकिन अभी तक वहां पे 2006 का डाटा दिया गया है कि सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो केरल और कर्नाटका के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारी संख्या में सैलानी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं ऐसे मंजर को, कि पूरे एक ऐसा मौसम छाता है कि पूरे रोड पे क्या होता है, यहाँ पे इसका जो पुष्प होता है वो गिर जाता है और काफी अच्छी शोधार वहां पे देखने को लगता है। तो केरल कर्नाटका के पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा देखा गया है। नीला कुरिंजी नाम है, 12 साल में मात्र एक बार पुष्प इसका निकलता है और काफी अच्छी लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है और बार बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज, फल या एंडोस्पर्म एवं भ्रूण? तो एंडोस्पर्म जो है वो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है ताकि वो आगे की प्रक्रिया कर सके और भ्रूण से अन्य अवस्था में जा सके। तो डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। 20 नंबर सवाल है, आवृत बीजी में निषेचन होता है। प्यारे साथियों, आवृत बीजी में पूछा गया है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे बात की है। क्या बात की है? फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे बात की है, किसमें? आवृत बीजी में। तो आवृत बीजी में निषेचन होता है न्यूक्लियस में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में, ओव्यूल में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्यारे साथियों, सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे भ्रूणकोश आ रहा है, बिल्कुल राइट है। आवृत बीजी में निषेचन कहां पे होता है? भ्रूणकोश में होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, 100% राइट होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार आपके एग्जाम में ये पूछे गए, 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किससे बनता है? यानी जब निषेचन हो जाता है, बीज बन जाता है, तो बीज के आवरण किससे बनता है? एम्ब्रियो सेक्स से, इंटीगुमेंट से, ओव्यूल से, चैलेजा रीजियन डे से। तो निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण जो होता है इंटीगुमेंट से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल राइट है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? प्यारे साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे इंग्लिश में रहता है उसको मैं यहाँ पे इंग्लिश में लाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन विशेषकर ये जो क्लास है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? कैलोरा, ओव्यूल, कैलेक्स या फल? तो निषेचन के लिए मुख्य आवश्यकता होती है ओव्यूल की, अंडाशय की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सेक्स में प्रवेश करते समय प्रागनलिका में होते हैं। एम्ब्रियो सेक्स में जब प्रवेश करता है तो प्रागनलिका में होता है, क्या होता है? 2 नर युग्मक होता है, 2 नर केंद्रिका होता है, 4 नए युग्मक होते हैं या 3 नए युग्मक होते हैं, नर युग्मक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एम्ब्रियो सेक में प्रवेश जब करता है तो प्रागनलिका में टोटल के टोटल 2 नए नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? 2 नर युग्मक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं ये भी। नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम के लिए इसे हम MVVI क्वेश्चंस बोल सकते हैं। 5 स्टार्स इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नारियल में जो तरल होते हैं, यानी तरल लिक्विड अवस्था, और गुदेदार पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसे ही आपको बताना है। तो एक प्रकार का क्या होता है? भ्रूणपोष होता है, जिसे हम खाने के लिए प्रयास करते हैं और काफी अच्छे भी लगता है। उसमें क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। 25 नंबर है, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पोरोसाइट्स में ऑटोसोम्स की संख्या बताइए। तो टोटल के टोटल ऑटोसोम्स की संख्या 44 होती है। याद रखिएगा, प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स पूछा गया है, तो उसमें टोटल के टोटल 44 यहाँ पे संख्या होती है ऑटोसोम्स की। 26 नंबर सवाल है, पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में यहाँ पे पूछा गया है। हमने आपको बताया कि भ्रूणपोष जो होता है वो 3N होता है और बार बार हर एक क्लास में ये जिक्र किया गया आपके सामने। पुष्पीय पौधे हमेशा कैसे होते हैं? तो 3N होते हैं।
3N याद रखिएगा, गुणसूत्र होते हैं। भ्रूणपोष में पुष्पीय पौधे की अगर पूछा जाएगा 3N लगा के आगे बढ़िएगा। काफी सवाल जो है इंपोर्टेंट ये माने जाते हैं। आंसर जो होगा सी बिल्कुल राइट होगा। तो फाइनल एग्जाम के लिए काफी अच्छे क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज्यादा से ज्यादा करें अपने फ्रेंड के पास, जितने भी भाई बहन है, जितने भी ग्रुप है, सभी में फटाफट से क्लास को शेयर करें। युग्मक बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक यहाँ पे है बनने की क्रिया, अंडजनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों हमने बताया युग्मक जनन बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। युग्मक बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। हाइड्रा में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रा में रंध्र जो होता है कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पतियों पे पाए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत। तने पर बिल्कुल नहीं, दोनों हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल होगा। अगला नंबर सवाल है, परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? जरा बताइएगा, पेक्टोसेलुलोज से या लेग्नोसेलुलोज से, स्पोरोपोलिनिन से या पराग कीट से? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोरोपोलिनिन इसका नाम होता है प्यारे साथियों, जो परागकण का बाह्य चोल होता है। और जब परागकण झड़ जाते हैं तो काफी वर्ष तक ये सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पदार्थ है जो परागकण के ऊपर रहता है और इसको नष्ट करने के लिए अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं आया है जो स्पोरोपोलिनिन को नष्ट कर सके। प्राकृतिक ने ऐसा एंजाइम बिल्कुल भी नहीं दिया है, मानवीय सहायता से भी ऐसा एंजाइम नहीं बनाया गया है जो स्पोरोपोलिनिन को नष्ट कर सके। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृषि के साधन में या कृषि के क्षेत्र में सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, तो स्पोरोपोलिनिन का नाम आता है, जो परागकण के बाह्य चोल होता है। बाह्य चोल कहने का मतलब ऊपर से होता है और छोटे छोटे नुकीले टाइप का होता है। काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये स्पोरोपोलिनिन और काफी मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि अभी तक इसको गलाने के लिए, इसको पचाने के लिए कोई ऐसा एंजाइम का खोज नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। याद जरूर रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये पूछे जाएंगे, स्पोरोपोलिनिन। अगला नंबर सवाल, अनुन्मूल्य परागित फूल होते हैं। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में बताया था, फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो अनुन्मूल्य परागित फूल जो होते हैं कैसे होते हैं? स्वपरागित होते हैं। स्वपरागित होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले ही क्वेश्चंस में दे दिया है। 31 नंबर सवाल पर जरा फोकस कीजिएगा। अंड समुच्चय बना होता है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। अंड समुच्चय जो होता है वो बना होता है अंड कोशिका का, सहायक कोशिका ए और बी दोनों, या प्रतिव्यासांत कोशिका। तो अंड समुच्चय जो होता है प्यारे साथियों, वो अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों को मिलकर बना होता है। यानी फाइनली जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ए एंड बी। दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सवाल है, पानी द्वारा पर परागण को क्या कहते हैं? पानी द्वारा पर परागण अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वायु परागण बोलेंगे, जल परागण बोलेंगे, कीट परागण बोलेंगे, इनमें से सभी। तो पानी द्वारा जब पर परागण हो रहा है तो उसको हम लोग जल परागण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। परागण से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और वो भी यही क्लास से, इसी क्लास से पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कायजमा किस अवस्था में बनता है? बताइएगा, कायजमा किस अवस्था में बनता है? समसूत्री कोशिका विभाजन, एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, और सूत्री कोशिका विभाजन, या इनमें से कोई नहीं। तो कायजमा जो है किस अवस्था में बनता है? और सूत्री कोशिका विभाजन अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया। कायजमा किस अवस्था में बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अवस्था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के 1 मिनट वर्तिकाग्र पर शुरू में परागकण में मन करता है, मतलब परागकण में मदद करता है, वो होता है कैल्शियम प्लस प्लस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल है 35 नंबर, फोकस कीजिए जरा क्वेश्चंस पे। कहता है परागकण में मौजूद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक प्रकार का होता है जो परागकण में पाया जाता है, किसकी वृद्धि में मदद करता है? बताइएगा जरा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। जो परागकण में ऑक्सीजन नामक रसायन पाए जाते हैं वो किसमें मदद करता है? परागकण के परागनली और अंडाशय में, सिर्फ परागनली, सिर्फ अंडाशय, या नर युग्मक? तो परागनल में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है वो परागनली में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसकी नली को बढ़ाने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पराग कोश संबंधित है। पराग कोश यहाँ पे जो है किससे संबंधित है?
परागकण के निर्माण से, परागकण विकास से, पुष्प कलिका के खुलने से, स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का ग्रहण। तो परागकोश संबंधित है, किससे संबंधित है? पुष्प कलिका के खुलने से। यहाँ पे क्या है? परागकोश संबंधित है, किससे? पुष्प कलिका के खुलने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। परागकण का परागकोश से निर्माण और विभेदन यानी अलग हो जाना परागकोश से, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सुपरफास्ट क्लास का 38 नंबर क्वेश्चन है और फटाफट से इसका आंसर भी बताइएगा। कहता है किसी डाइथिकस परागकोश में होते हैं। डाइथिकस लिखा गया है मतलब दो होगा, दो क्या होगा? परागकोश होगा। एक परागकोश में दो माइक्रोस्पोरिया होते हैं, क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरजिया होते हैं एक परागकोश में। यहाँ पे डाइथिकस है यानी दो परागकोश होगा, तो दो परागकोश में कितना होगा? टोटल 4 माइक्रोस्पोरजिया होगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और डाइथिकस दिया गया है यानी द्विकशाभिकाय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 माइक्रोस्पोरजिया राइट आंसर इसका होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपके चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है, इसको आप खोल के आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। सभी स्ट्रक्चर्स उपलब्ध है आपके एनसीईआरटी में। किसमें? परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें? परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्पोर मात्र कोशिका के, एंडोथिसियम कोशिका के, परागकण के, टेपिटम कोशिका के। तो फटाफट से इसका आंसर जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है स्पोर मात्र कोशिका में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 40 नंबर है, काफी ये भी इंपॉर्टेंट है। किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकण का निर्माण किसमें होता है? परागकोश में, वर्तिकाग्र तंतु, पोलन सेक्स। तो किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो पोलन सेक में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। स्ट्रक्चर इसका आप लोग जरूर देखिएगा, आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में इसका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। तो दोहरा निषेचन में जो संयोजन होता है, एक नर युग्मक का होता है, एक के साथ होता है बिल्कुल, तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ होता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? तो हमने आपको बताया था कि दोहरा निषेचन जो है द्विबीजपत्री और एकल बीजपत्री तथा सभी आवृत बीजी का है। आवृत बीजी जितने भी है उन सभी का क्या है? यहाँ पे विशेषता है कि वो दोहरा निषेचन कर सकते हैं। क्लियर? 42 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करते हैं, त्रिसंलयन कैसी प्रक्रिया है? तो त्रिसंलयन जो है एक नर युग्मक का, उसमें दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ क्या होता है? एम्ब्रियो सेक्स में संचयन होता है यानी मेल मिलाप होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है त्रिसंचयन वाला, और इसको आप लोग 2 नंबर के क्वेश्चंस में जरूर याद रखिएगा। ये 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, जो कि मैं बहुत जल्द वो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आने वाला हूँ। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। बीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन का उत्पाद। क्योंकि ये, अच्छा, अलैंगिक जनन में क्या बीज नहीं बनते? ये भी सवाल आता है और ये एनसीईआरटी आपसे पूछा है। तो बीज में लैंगिक जनन का जो उत्पाद होता है प्यारे साथियों, युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है। कैसे? युग्मक के जब संयोजन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संयोजन होता है 2n कोशिका बनती है, तो लैंगिक जनन का उत्पाद उसको हम लोग बोलते हैं, जो युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है। अगला सवाल है, आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी में यहाँ पे भ्रूणपोष कैसा होता है? 1 गुणित, 2 गुणित, त्रिगुणित, चतुर्थ गुणित। तो आवृत बीजी में यहाँ पे भ्रूणपोष दिया गया है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। किसमें? आवृत बीजी में। कौन? भ्रूणपोष। याद रखिएगा, रिपीट जितने बार ये सवाल होगा याद रखिएगा उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पौधे में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो पौधे को लैंगिक प्रजनन में जो सर्वप्रथम दर्शाया था वो कैमेरियस ने दर्शाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पीय पौधे में एकलिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? पुष्पीय पौधा में एकलिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो एस्टिमिनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। और एस्टिमेन का फर्टाइल भाग कौन सा है? एस्टिमेन का फर्टाइल भाग का नाम आता है तो परागकोश जो होता है वो फर्टाइल भाग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर सवाल है, पुष्प अंग किसका रूपांतरण भाग है? पुष्प अंग जो है यहाँ पे किसका रूपांतरित भाग है? तो ये पतियों का है। ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पुष्प अंग जो पूछा जाएगा काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। किसका रूपांतरित भाग है? तो ये पतियों का क्या है? रूपांतरित भाग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीमिक्स से तात्पर्य बताइए, तो नर और मादा प्रतिकेंद्रित का यहाँ पे संयोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट है। पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है? तो पुंकेसर जो होता है वो दो भागों में क्या होता है? बटा होता है। याद रखिएगा कितने भाग? तो दो भाग। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2019 के एग्जाम में ये सवाल पूछे गए, 2021 के एग्जाम में भी पूछे गए, निश्चित रूप से ये 2024 में भी पूछे जाने की संभावना ऐसे क्वेश्चंस को बनती है कि कितने भागों में बांटा गया, तो दो याद रखिएगा। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी पे फोकस कीजिएगा और आंतरिक परत की यहाँ पे बात किया गया है। तो टेपिटम जो होता है सबसे आंतरिक परत होता है, जो इसकी क्या होता है? पोषण देने का कार्य करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 नंबर है कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? जायांग बोलते हैं, पुमांग, कोरेला या अन्य? तो पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पुमांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमांग बोलते हैं। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे याद रखिए। अगला सवाल है, पुष्प के मादा जनन अंग को बताइए। यहाँ पे है कि पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। तो पुष्प के मादा जनन अंग क्या होता है? जायांग होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? जायांग जो होता है क्या होता है? पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं। अगला, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो नर युग्मकोद्भिद का करता है। ये नहीं कि नर युग्मक लगाइएगा। अगर आपके इसमें इनमें से डी को काट के नर युग्मक अगर दे दे, नर युग्मक, ध्यान से सुनिए, काफी कंफ्यूज भरा ये क्वेश्चन है और काफी लोग इसे गलत करते हैं। तो परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? अगर नर युग्मक रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। नर युग्मकोद्भिद का क्या करता है? परागकण प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? बताइएगा जरा कि परागकण का जो बाह्य चोल है वो किससे बनता है? एस्पोरोपोलिन बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने बताया कि एस्पोरोपोलिन ऐसा पदार्थ है जिसका अभी तक नष्ट करने का जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, वो नहीं खोजा गया है। इसका एंजाइम अभी तक नहीं पता चला जो एस्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके। काफी हार्डेस्ट पदार्थ होता है। प्रकृति ने भी इसे अभी तक गलाने का प्रयास नहीं किया है, इतना याद रखिए। स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है? तो हमने आपको बताया वर्तिकाग्र जो है, स्त्रीकेसर, वर्तिका और अंडाशय, तीनों के तीनों यहाँ पे क्या प्यारे साथियों? यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है? स्त्रीकेसर का भाग है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? फाइनली ऑप्शन नंबर डी को लगाइएगा। स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? तो एरंड का जो पौधा होता है वो स्वपरागन को रोकने का कार्य करता है। क्या? एरंड का पौधा, याद रखिएगा, स्वपरागन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्मनज जाइगोट की रचना होती है, त्रिगुणित त्रिसंलयन होता है, दोहरा निषेचन होता है, उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लाए गए हैं इस क्लास में, जो कि आपके एग्जाम मात्र 10 दिन बचे हुए हैं और उसमें ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? तो युग्मनज की रचना होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। 60 नंबर सवाल है, थोड़ा बड़ा है, जूम आउट करना ही पड़ेगा। कहता है एक भ्रूणपुटी में दो प्रकार की संलयन युग्मन संरचना तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को क्या बोलते हैं? तो दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं? जैसे त्रिसंलयन स्थान आ गया तो दोहरा निषेचन मारिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 61 नंबर सवाल है कि आभासी फल कौन सा है? आभासी, एस्ट्रोवली, अखरोट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है, सेब या उपरोक्त तीनों। तो तीनों जो है आभासी फल है, जिसे झूठा फल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया, तो इसे असंग जनन कहते हैं। असंग जनन द्वारा क्या होता है? बिना निषेचन के ही बीज पैदा हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। काफी एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए और मात्र 15 दिन बाद आपके पेपर में निश्चित रूप से ये पूछे जाएंगे।
कीटों द्वारा परागकण को कहते हैं, कीटों द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? ऑरेंथोफिली, तो ये घोंघों द्वारा पराग, घोंघा देखे हैं आप लोग, तो घोंघा के द्वारा जब परागन होता है तो उसको ऑरेंथोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली किसको कहते हैं? कीटों द्वारा, जिसकी इसका जवाब मैंने पहले ही बताया, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और कंफ्यूज भरा क्वेश्चन ये आपके लिए होता है। एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। चलिए हम लोग अब फटाफट से रिवीजन करते हैं, ज्यादा स्पीड और को थोड़ा बढ़ाते हैं और कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं तो स्त्री केसर कहते हैं। पुष्पी पादप में मादा जनन जब आएगी तो पुंकेसर, प्राकस, ये जो होता है दोनों नर होता है, लेकिन स्त्री केसर जो होता है वो पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग है। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह्यचोल, अंतःचोल, जनन छिद्र, तो उसको हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। जो वहां पे स्पोरोपोलिन जो होता है वहां पे छिद्र के रूप में छूटा रहता है ताकि उसमें क्या हो, परागकण जा सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुबंधित समजातीय कोशिका का समूह होता है, किसी जिसे हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन उत्तक। 68 नंबर है कि परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है, बिल्कुल राइट है। जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होती है? तो लघु बीजाणुधानी होता है, उसमें क्या होता है? लघु बीजाणुधानी, और इसके अंदर क्या होता है? नर युग्मकोद भिद होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए ए बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से जलीय घास कौन सी है? जलीय घास है ज्वेस्ट्रा। ज्वेस्ट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? जंगलीय घास बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई है, वीवीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए। अगला सवाल, कौन सा नर पुष्प का भाग है? तो जयांग स्त्री का है, पुमंग जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट है, नर पुष्प का यहाँ पे क्या है? भाग है। अगला सवाल, मादा पुष्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? जयांग बिल्कुल राइट है। पुमंग, पुंकेसर और परागकण दोनों नर का भाग है, याद रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं, पराग थैले किन में पाए जाते हैं? तो ये परागकोश में पाया जाएगा। पराग का थैला किस में पाया जाएगा? तो वो परागकोश में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एनाटॉप्स बीजांड होता है। एनाटॉप्स बीजांड किसमें होता है? सीधा होता है, उल्टा, गोल होता है, वक्र होता है? तो एनाटॉप्स बीजांड जो होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अगला सवाल पर चलते हैं, कहता है कि कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है। मुश्किल से तो होता है या होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? तो हरकोगोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरकोगोमी। याद रखिएगा। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो ये गुरु बीजाणु से होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? क्या है? सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? तो चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? चमगादड़ के द्वारा। कौन द्विगुणित है? बताइएगा जरा, इनमें से कौन द्विगुणित है? अंड कोशिका, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक या एंटीपोडल कोशिका? द्वितीय द्विगुणित जो होता है वो द्वितीय केंद्रक होता है, एक प्रकार का जो द्विगुणित कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा सी बिल्कुल राइट है। 79 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक जुड़े रहिए सभी स्टूडेंट। फटाफट से आंसर अपना अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहता है परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म्स किसका बचा हुआ भाग है? तो ये बीजांड काय का है, न्यूक्लियस का है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। परिभ्रूणपोष की यहाँ पे बात किया गया था। इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता? तो एरिल जो होता है वो आम में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। परागकण किसकी विशेषता है? तो आवृत बीजी और अनावृत बीजी दोनों की विशेषता है कि उसमें परागकण बन सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी राइट है। लेकिन त्रिनिषेचन की बात करेगी, दोहरा निषेचन की बात करेगी तो सिर्फ आवृत बीजी उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर परागन से प्राप्त संतति दर्शाता है तो उच्च श्रेणी का वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है कौन? पर परागन से प्राप्त संतति। परागन तभी होता है जब कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आता है। कहां पे आता है? परागकण वर्तिकाग्र होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, वर्तिकाग्र पर आता है तभी परागन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इनोमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था
एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी राइट है। एंटोमोफिली में परागन जो है किसके द्वारा होता है बताइएगा। तो एंटोमोफिली में हमने बताया था कीट के द्वारा होता है। काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और परागकण से निश्चित रूप से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोगैमी, जिसमें पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र भी एक साथ क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। अगला सवाल, पर परागन लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम क्या होते हैं? श्रेष्ठ संतति होते हैं, जिसके 14 बोलते हैं। परागकण का उसी पौधे से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जमा होने को क्या कहते हैं? जिंटोमोगोमी कहते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं, VV और कुंसल आपके एग्जाम के लिए माने जाते हैं। यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे कहते हैं डाइकोगेमी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी राइट है। एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले अगर परिपक्व हो गया तो प्रोटोगेमी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोगेमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 91 नंबर सवाल है कि किसी पर परागन का विशिष्ट उदाहरण बताइए। तो मक्का में जो होता है पर परागन पाया जाता है। किसमें? मक्का। याद रखिएगा, काफी ये सवाल बनते हैं कि मक्का में कौन सा परागन पाया जाता है? पर परागन किसमें पाया जाता है? तो मक्का में पाया जाता है। अगला नंबर सवाल है कि परागकण में लीवर मेसेंसिया किसमें होता है? तो साल्विया में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। परागकण सभी पुष्प के एम्बेसेसियंस में उकसाता है, अपवाद स्वरूप तो पिस्टिल के स्वरूप। अगला सवाल, स्वपरागन के लिए एक पुष्प को होना चाहिए तो द्विलिंगी होना चाहिए, तभी वो स्वपरागन कर सकता है। अगर द्विलिंगी नहीं है तो पर परागन को करने के लिए उसको निश्चित रूप से उपयोग में अन्य मादा या नर को लेना होगा। तो स्वपरागन के लिए पुष्प को हमेशा द्विलिंगी होना होगा, नर और मादा दोनों एक साथ होनी चाहिए। अगला सवाल, परागकोश क्या दर्शाता है? तो नर स्पोरोफिल दर्शाता है परागकोश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है, विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? तो टेप्टम। याद रखिएगा, टेप्टम क्या करता है? पोषण देने का भी कार्य करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। परागकण हरा नहीं होता क्योंकि इसमें रहित लवक नहीं होता। रहित नहीं, हरित लवक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजेनस कोशिका हो तो परागकण की संख्या होगा कितना होगा? 16 होगा। राइट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का। कहता है कि किसी परागकण में जैसे साइप्रस पुलुआइड की संख्या बताइए तो एन होती है। क्या होती है? एन होती है पुलुआइड में। और आज का 100 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण एम्ब्रियो सेक्स में किस प्रकार संबंधित है? उसी प्रकार जैसे कि नर गेमेटोफाइट अंडाणु से संबंध रखते हैं। 101 नंबर सवाल है कि 1000 परागकण से कितने पराग मात्र कोशिका का निर्माण होगा? तो पराग मात्र कोशिका की ओर जाना है। अर्धसूत्री विभाजन जब हम करते थे तो 1 से 4 प्रकार के कोशिका बनाते हैं। तो ये क्या है? ये पराग मात्र कोशिका है। पराग मात्र कोशिका से 4 अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते थे, लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम दिया गया है 1000। ध्यान से देखिए, और पराग मात्र कोशिका पूछा है। तो जब हम 250 में यहाँ पे 4 से गुना करते हैं तो टोटल कितना बनता है? 1000 बनता है। बिल्कुल, तो 250 यहाँ पे क्या होगा? पराग मात्र कोशिका का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। यहाँ पे 100 परागकण, यहाँ पे परागकण से कितने पराग मात्र कोशिका दिया गया है? मात्र कोशिका, यानी इसको पीछे की ओर आना होगा। ये क्या किया है? मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन 1000 किया है, ठीक है। और 1000 से हमको पीछे आना है और मात्र कोशिका फिर से बनाना है, तो 250 मात्र कोशिका हम इसे बना सकते हैं। किसी परागकोश के पोलन सेक में माइक्रोस्पोर्स मदर सेल की संख्या होती है तो द्विगुणित होती है। परागकण के साथ परागनलिका प्रदर्शित करता है। वो जो प्रदर्शित करता है नर स्पोरोफाइट्स का प्रदर्शन दिखाता है। 104 नंबर, किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लियर होते हैं? तो परागकण में जो परिपक्व में न्यूक्लियर पूछा गया है मात्र 2 पाए जाते हैं। 105 नंबर है कि परागकण पीले वर्ण के होते हैं। परागकण कैसे होते हैं?
पीले वर्ग के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होता है तो फ्लेवोनॉइड और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। परागकण का कोशिका द्रव किसमें धनी होता है? वसा और स्टार्च का भरपूर होता है किसमें? परागकण में। और जब हमारे साइंटिस्ट चंद्रमा की ओर जाते हैं यानी तो क्या करते हैं? स्टार्च और वसा का क्या करते हैं? परागकण लेके जाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में उसका नाम दिया गया है। काफी वहां पर क्या होता है? धनी होता है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। पर परागण स्वपरागण से अच्छा होता है क्योंकि इसमें बेहतरीन नवीन विशिष्टि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। वायु परागण डैश में होता है तो नारियल में जो होता है वो वायु परागण होता है, जिसे इंग्लिश में आप लोग कोकोनट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन होना पड़ेगा, तभी परागकण लघु बीजाणु में उत्पन्न होंगे। 110 नंबर सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन से कहता है कौन सा डाइप्लॉइड है? द्विगुणित की बात की है। एमएमसी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? डाइप्लॉइड होती है। अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो प्लेसेंटा उसको हम लोग बोलते हैं, जो ओव्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से विषम बेमेल को चुनिए, तो ओव्यूल विषम बेमेल है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। माइक्रोपाइल किसमें पाया जाता है? जरा बताइएगा कि माइक्रोपाइल किसमें पाया जाता है? तो एटेट जो होता है उसमें क्या होता है? माइक्रोपाइल पाया जाता है। मादा गेमेटोफाइट्स दर्शाता है क्या? एम्ब्रियो सेक दर्शाता है। ये जो सवाल है आपके एग्जाम में 2016 में पूछा गया, उसके बाद 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो मादा गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है? एम्ब्रियो सेक दर्शाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे याद रखिए। किसी आवृत बीजी का फीमेल गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है? एग दर्शाता है। किसी आवृत बीजी का फीमेल गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है? एग। तो मैं इतना फास्ट में क्लास को करा रहा हूं, सभी क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लगातार आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पास करते रहे और कमेंट भरपूर करें ज्यादा मात्रा में, ताकि यहाँ पे जोश और जुनून कम न हो सके। आज टोटल 200 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और पक्का यहाँ से करके जाएंगे। और सभी क्वेश्चंस इस क्लास से हमने बार बार जिक्र किया है, 20 क्वेश्चंस जो है साथियों 100% पूछे जाएंगे। निषेचन के समय किसी प्रारूप द्विबीजपत्री पॉलिनोगेमिक की मादा गेमेटोफाइट कैसे होते हैं? तो 8 केंद्रक उसमें पाए जाते हैं और 7 कोशिकीय अवस्था होती है। फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? तो वो जो है सिनिजिट्स की क्या है यहाँ पे? फिलीफॉर्म उपकरण अवस्था, जो इस प्रकार की संरचना कुछ होती है फिलीफॉर्म, और ये ऐसे होती है। अगला सवाल, अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सेक्स बनाता है वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करी जाए ओव्यूल की, तो मध्य कोशिका सबसे बड़ी होती है। और सबसे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात आती है तो शुतुरमुर्ग का अंडा आता है। सबसे छोटी की बात करेगी तो माइक्रोस्पोर, जो आपने पढ़ा होगा। किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट कैसा होता है? तो 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, 2 बीच में होता है। तो केंद्रक जो होता है कुछ इसी प्रकार होता है आपके यहाँ पे द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर। टेप्टम जो ओव्यूल में बदलाव हो क्या कहलाता है? एंटुगमेंट टेप्टम कहलाता है। अगला, किसके द्वारा किसी आवृत बीजी में टेट्रेड के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है? स्टेमेन के द्वारा ढका रहता है। किसी आवृत बीजी एक बीजपत्री के नर गेमेटोफाइट होते हैं तो माइक्रोस्पोर प्रकार के होते हैं। किसी की कहता है किसी पुष्पीय पौधे में एक पॉलिन मदर सेल से एक मेचस गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन द्वारा। पॉलिन किट्स रासायनिक रूप से बना होता है, तो पॉलिन किट्स जो होता है रासायनिक रूप से लिपिड और कैरोटीनॉइड से बना होता है। 126 नंबर की ऑटोगोमी के लिए अनुकूली है तो होमोगेमी होता है। स्कूटेलम किसका भाग है? तो ये जो होता है ग्रास एक प्रकार का होता है, घास उसका भाग होता है। कोटलियोडोन एंड ग्रास का एक प्रकार का भाग है। अगला सवाल पे बात करते हैं 128 कि 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 25 सूत्री विभाजन हम अगर यहाँ पे करते हैं तो हमने आपको बताया था कि एक
मातृ कोशिका से 4 प्रकार के परागकण बनाए जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो 100 बनाने के लिए कितने करने पड़ेंगे, तो टोटल 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता यहाँ पे होगी। 129 नंबर की किसमें एरिल नहीं पाया जाता, आम में एरिल नहीं पाया जाता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जा सकते हैं। कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, द्वितीय केंद्रक, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है और बार बार आपके बिहार बोर्ड ने भी इसे पूछा है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। वायु परागित क्या होते हैं, छोटे कद में क्या होता है छोटा, और रंग में क्या होता है हीन होता है। चींटियों द्वारा परागकण को क्या कहते हैं, तो मार्मिकोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, मार्मिकोफिली। सामान्य कैप्सुला में भ्रूणपोष कैसा होता है, सामान्य कैप्सुला में भ्रूणपोष कैसा होता है, तो त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित कैसे लिखाता है, 3n लिखाता है, इसके जगह पर 3n भी दे दे तो आप लोग उसको ऑप्शन नंबर सी को लगाइएगा। 134 नंबर सवाल है कि पैरोगेमी में परागनलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है, तो माइक्रोपाइलोमा याद रखिएगा। अगला सवाल, आवृतबीजी पादप में बीज का निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है, इंटेगुमेट नहीं होता है, बिल्कुल एंडोथीसियम होता है, मध्य परत और टेप्टम तीनों भाग लेते हैं। भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता, तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका उसमें नहीं पाया जाता। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणकोश क्या कहलाते हैं, 7 कोशिकीय अवस्था में रहते हैं। बीजांड के बीजांड काय में पाए जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट्स के अंतिम है उसे क्या कहते हैं, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। याद रखिएगा सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से हम सिर्फ रिवीजन यहाँ पे करा रहे हैं। सभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में करा दिए गए थे, जो कि लास्ट समय है, तो रिवीजन करना जरूरी है। केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है कहा जा रहा है। कहता है बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है प्यारे साथियों, बहुभ्रूणता पाई जाती है। अगला सवाल है, सामान्य एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N और 3N स्थिति मिलता है क्रमशः अंड, बीजांडकाय और भ्रूणपोष। अगला सवाल, आर्थोटोपस क्या है, आर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, तो बीजांड वृंत से सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है बताइएगा, तो मैंने आपको बताया था बीजांड में जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेलिनोलॉजी कहते हैं पराग और बीजाणु के अध्ययन को। पराग कणों में विशेष कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी जो होता है भर भर के पराग कण में पाया जाता है, जो काफी फायदेमंद होता है। इसका सेवन क्या कहते हैं, एथलीट्स करते हैं, और ज्यादातर एथलीट्स जिसको बोलते हैं दौड़ लगाता है उसको खाने के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे इसमें विटामिन पाए जाते हैं। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक अगर पूछा जाएगा तो पी महेश्वर इसका नाम है, जो भ्रूण विज्ञान के जनक है, वो भी भारत के हैं। बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीजपत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं क्या कहते हैं, भूमध्य परिक बोलते हैं। बीजांड के वृंत को क्या बोलते हैं, तो फ्यूनिकल बोलते हैं बीजांड के वृंत को। वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ता है तो वो नाभिका कहलाता है। बीजांड जो इस प्रकार का मान लीजिए होता है और ये वृंत इसका होता है, ठीक है, ये बीजांड है ये वृंत है, तो ये जो स्थान है जहां से ये जुड़ रहा है उसको क्या बोलते हो, नाभिका। 151 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ पुष्यों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिन्हें परागकण मुश्किल से होता है या नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर्कोगेमी बोलते हैं। जो 152 नंबर है कि अंड उपकरण में होता है, कैसा होता है, अंड और सहायक कोशिका पाए जाते हैं अंड उपकरण में। 153 नंबर, आवृत बीज में मादा युग्मक वृत्त कहलाता है, तो भ्रूण कोश कहलाता है। अगला सवाल है, पौधा का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, तो बीज में ऐसा होता है, बीज के अंदर दूसरी पीढ़ी पाई जाती है। आवृत बीज में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड कौन है, तो एनाट्रोपस है, सी राइट है। एक पादप स्पीशीज में उसकी सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं, बताइए कि एलिरोन परत की कोशिका से गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, तो टोटल के टोटल वहां पे 24 होगी। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष जो होता है द्विनिषेचन का। हाइपोन्थेसियम पुष्पक्रम पाया जाता है, तो ये पीपल में पाया जाता है, कहां पे, पीपल में।
निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? तो चीर के पौधा में क्या होता है, बीज बन जाता है लेकिन पुष्प नहीं आता। 160 नंबर, भूमि फलनी फल है, तो मूंगफली जो है भूमि के अंदर फलने वाला फल होता है। यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभव है कि कीट द्वारा परागित होता है। नेक्टर के लिए कीट जाते हैं पौधे पर और उसके पैर में क्या होता है, नेक्टर की सहायता से वहां पे परागकण चिपकते हैं और मादा फिर वह अन्य फूल पर जाता है, वहां पे क्या कर देता है, निषेचन कर देता है। बीज चोल खाया जाता है, तो ये शरीफा का यहाँ पे बीज चोल खाया जाता है। किसी पुष्पक्रम पौधे में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 265 है। पौधे लेटोरोसा में तो न्यूनतम संख्या बताइए, तो 2n बराबर 4 होगा। मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है, ठीक है। इसमें कितने लिंगीय समूह होंगे, तो टोटल के टोटल 10 क्या होंगे, लिंग के समूह पाए जाएंगे, क्योंकि 10 जोड़े जीन वहां पे है। 165 नंबर जरा जवाब बताइएगा। कहता है कि यदि परागकण की बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध पदार्थ से बना है? ये जो है बाहरी स्तर जो है प्यारे साथियों, वो स्पोरोपोलिनिन का बना है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, काफी इंपोर्टेंट है। स्पोरोपोलिनिन जो अभी तक गलाया पचाया इसको नहीं जा सकता। किसी ओव्यूल का शरीर एम्ब्रियो, सेक्स, माइक्रोपाइल तथा फ्यूनिकल है। यदि एक सीधे में हो तो इसे क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। यदि ओव्यूल मुड़ा हो, क्या है, यदि ओव्यूल अगर मुड़ा हो तो भ्रूण कोष घोड़े के नालनुमा हो तो इसे क्या कहते हैं, जरा इसका भी जवाब देख के जाइएगा। कहता है एम्फिट्रोपस कहते हैं। कुछ और प्रश्न बचे हुए फटाफट से उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एग एपेटस बना होता है, तो दोनों से बना होता है, एग सेल से और यहाँ पे सिनुजिट्स कोशिका से भी बनी होती है। नारियल के एंडोस्पर्म में कौन सा भाग है, लिक्विड सिनुजिट्स कहलाता है। तो नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है वो काफी यूजफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है, मटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जरा इस पे फोकस कीजिए 171 नंबर सवाल पे। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सेब का क्या खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। सेब जो होता है उसमें आपको दिख रहा होगा अंदर की ओर कुछ गया हुआ रहता है जो कि ऊपर तक रहता है और धंसा हुआ रहता है। वो क्या होता है, पुष्प आसन को भी वो अपने फल के अंदर कवर कर लेता है, जो कि उसको भी हम लोग खा जाते हैं। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? शुक्राणु के मध्य भाग में पूछा गया तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणु को यहाँ पे गति प्रदान और क्या है, मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, एनर्जी देने का कार्य करता है। निषेचन क्या है, तो अंड और नर युग्म न्यूक्लियस का संयोजन ही निषेचन कहलाता है। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधे में तो 3n होते हैं भ्रूणपोष, और ये क्या होते हैं, त्रिगुणित अवस्था होती है। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है, तो द्वितीय केंद्रक जो होती है सेंट्रल कोशिका कहलाती है। किसमें जल परागन होता है, तो हाइड्रीला एक पौधा है जिसमें जल परागन होता है। कमल याद रखिएगा, कमल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कमल जल में रहता है लेकिन इसमें जल परागन नहीं होता, यह कीटों द्वारा परागित होता है। अनुमूल्य परागकण वाले पौधे में निश्चित रूप से स्वपरागन होता है। बार बार रिपीट है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पोरोजेनेसिस कहते हैं तो बीजाणु के विकास के निर्माण को। 79 नंबर है कि 2 माइक्रोस्पोंजिया युक्त मोनोथिकस परागकोश किसमें पाया जाता है, हिबिस्कस में पाया जाता है। अगला नंबर है पॉलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हमने आपको बताया पॉलिनोलॉजी में हम लोग परागकण का अध्ययन करते हैं। यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु परागन यानी एनेमोफिली। सबसे ज्यादा बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एनेमोफिली एंटोमोफिली, जरूर इसे याद रखिएगा। किसमें क्लिस्टोगेमी होता है, तो याद रखिएगा कोमेलिना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। यदि परागकण एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जिंटोमोगेमी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यदि परागकण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे हम लोग एंटोमोफिली बोलेंगे। मधुमक्खी किस में आया, तो कीट में आया, और कीट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट बोलते हैं। 185 नंबर पक्षी द्वारा परागकण को क्या बोलते हैं, तो ऑरेंथोलॉजी। हमने आपको बताया था ऑरेंथोलॉजी को हम लोग पक्षी द्वारा परागकण के माध्यम से बोलते हैं। यदि आवृतबीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। 87 नंबर की कौन सही फल है, नारियल सत्य फल है। सही फल यानी सत्य फल कौन है, नारियल। 88 नंबर लीची के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो फ्लेंसी एरिल जो होता है बीज चोल, उसको हम लोग खाते हैं। एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, 500 अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो 400 बीज का निर्माण होगा।
न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या बोलते हैं? फोलोस्पर्मी या थूथिकेट, पार्थेनोकॉर्पी या पॉली एम्ब्रियोनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, पॉली एम्ब्रियोनी। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एंथर वाल का हिस्सा नहीं है? एंथर वाल का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो एंडोथेलियम जो है एंथर वाल का यहाँ पे हिस्सा नहीं है। एंथर वाल आपको पता ही होगा। तो टोटल के टोटल 191 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास में था, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और कुछ ही समय रह गया है आपके एग्जाम के, और उसमें 100% एग्जाम में ये सवाल जो है साथियों पूछे जाएंगे। याद जरूर रखिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए अपने भाई बहन दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि 191 नंबर क्वेश्चन को सब क्लियर कर सके। एक बार में नहीं याद हुआ है सभी क्वेश्चन, एक बार 2x के स्पीड में सभी क्वेश्चंस को घुमा लीजिए वीडियो की सहायता से। सभी वीडियो आपके इसी प्लेलिस्ट में रहेगी, चाहे तो और भी सारे वीडियो अपलोडेड है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी, उसको भी आप जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। हमने मात्र 1 घंटे में टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया है। ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। सभी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहे बढ़ते रहे।